वहीं बीजेपी ने राहुल के सवालों पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसा कि राहुल गांधी को तथ्यों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कोरोना संकट पर राजनीति न करने की नसीहत भी दी। कांग्रेस के या अर्धशतक के निकट पहुंच रहे चिरयुवा नेता को अब कम से कम थोड़ा परिपक्व और व्यवहारिक हो जाना चाहिए। और इसी बात बड़ी खबर मिल रही है कि देश भर में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1981 पहुंच गई है, जबकि देश भर में अब तक 59,662 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं 17,847 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये आंकड़े अगर हम देखें तो देश भर से ये आंकड़े जो अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या है वो 1900 के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि देश भर में अब तक 59,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं 17,000 के से ऊपर करीब लोग ऐसे भी हैं जो ठीक भी हुए हैं। तो देश में अगर हम मरीजों की संख्या देखें तो ये आंकड़ा वाकई चिंता जरूर खड़ा करता है। बड़ी खबर यही है कि देश भर में अब तक कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो 1900 के आंकड़े को पार कर गई है। 3300 नए मरीज जो हैं वो आए हैं अगर हम 24 घंटों में देखें, और 1900 जो आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि ये जो मरने वालों की संख्या पहुंची है वो 1900 के पार पहुंच चुकी है, जबकि देश भर में अब तक 59,662 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। वहीं 17,847 लोग ठीक होकर यानी स्वस्थ होकर वो अपने घर भी जा चुके हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इसी बात की जानकारी दे रही है कि जो ठीक हो रहे हैं वो प्रतिशत हमारे यहाँ ज़्यादा है, रिकवरी रेट हमारे यहाँ ज़्यादा है, जो एक अच्छी बात ज़रूर है। लेकिन यहाँ चिंता ये बढ़ा रही है कि पिछले अगर हम 24 घंटों में देखें तो उसमें जो मामले हैं वो 24 घंटों में बढ़े हैं। 3,000 के आसपास ही आंकड़े हैं, और ऐसे में जो थोड़ी बहुत राहत और छूट मिली है ये भी संभावना जताई जा रही थी कि ये जो आंकड़े हैं ऐसा हो सकता है कि ये अभी और ज़्यादा बढ़े। यानी पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो 3,320 नए मामले पिछले 24 घंटे में आए और 95 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। मध्य प्रदेश के खंडवा में लोगों की भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। घटना तब हुई जब एक मकान में आग लगने की सूचना पर पुलिस की एक टीम वहां पहुंची थी, और जब भीड़ बढ़ने लगी तो जवानों ने लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। और इसी बात से नाराज लोगों की भीड़ ने पुलिस के जवानों पर हमला बोल दिया। एक साथ कई लोग पुलिस के जवानों पर टूट पड़े और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। भीड़ में शामिल कुछ लोग जवानों पर लातें चलाते दिखे तो कोई प्लास्टिक के पाइप से उन्हें मारता नजर आया। तभी वहां फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची जिसमें बैठे पुलिस के जवानों ने सड़क पर बवाल कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इसी घटना से पहले वहां एक मकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर से ही आसमान में उठती दिखाई दी और उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। इस बीच वहां आसपास के कई लोग पहुंच गए, लेकिन किसी ने भी आग बुझाने की कोशिश नहीं की। बाद में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गईं। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मरीजों और मौत के मामलों के बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सहित विशेषज्ञों की एक टीम अहमदाबाद भेजी गई है। गुलेरिया के साथ एम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मुनीश सुनेजा भी अहमदाबाद भेजे गए हैं। ये दोनों डॉक्टर आज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बने जो कोरोना सेंटर है उसका दौरा करेंगे और वहां के डॉक्टर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों से भी मुलाकात करेंगे। गुजरात में कोरोना के कुल मरीज बढ़कर 7,403 हो गए हैं, जबकि वहां अब तक कुल 449 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के कुल 390 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक ही दिन में कुल 24 लोगों की मौत हुई है। अकेले अहमदाबाद में ही एक दिन में 269 नए मरीज मिले, जबकि एक दिन में वहां 22 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाए गए शेल्टर होम से 96 मजदूरों को स्पेशल ट्रेन के जरिए बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना किया गया। इस शेल्टर होम में रह रहे इन मजदूरों समेत कुल 1200 मजदूरों को दिल्ली सरकार ने अपने खर्चे पर उनके गांव भेजा। हालांकि केजरीवाल सरकार ने कहा कि नीतीश सरकार चाहे तो बाद में किराया दे सकती है, लेकिन उससे पहले इन मजदूरों की शेल्टर होम में ही स्क्रीनिंग की गई। इसके लिए कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और एक एक कर मजदूरों के शरीर का तापमान मापा। इस बीच कुछ मजदूर अपनी बारी के इंतजार में फर्श पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठे नजर आए। जो मजदूर स्वस्थ मिले उनसे एक कागज पर लिखे उनके नाम और पते के सामने अंगूठा लगवाया गया ताकि उनकी पहचान की जा सके। एक ढंग से हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं और ये भी बहुत दिन से लगे हुए थे, ये लोग भी फंसे हुए थे तो अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं। शेल्टर होम में स्क्रीनिंग होने के बाद मजदूरों को बसों के जरिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक भेज दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बसों में बैठने से पहले मजदूरों की कतारें बनवाई गईं और उनमें खाने पीने का सामान बांटा
बांटा गया। इसके बाद इन लोगों को ट्रेन की टिकट के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया गया ताकि वो बिहार पहुंचकर इस बात की पुष्टि कर सकें कि जब वो दिल्ली से चले तब वो हर तरह से स्वस्थ थे। इस बीच गाँव लौट रहे इन मजदूरों ने खुशी जताई। बहुत ज्यादा खुशी है, पर थोड़ा सा परेशानी भी है, धंधा तो छूट ही गया, लॉकडाउन के इंतजार कर रहे हैं। मजदूरों के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रेलवे प्रशासन ने वहां सभी तैयारियां की हुई। गांव लौट रहे ये मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, इसके लिए वहां भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात दिखा, जो स्टेशन के चप्पे चप्पे पर मजदूरों पर निगरानी के लिए मौजूद रहा। वहां बने गोल घेरों में मजदूर खड़े हों, इसका उन्होंने खास ख्याल रखा। पुलिस की मौजूदगी में मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के अंदर घुसे। प्लेटफॉर्म पर भी गोल निशान बनाए गए ताकि लोग ट्रेन में चढ़ते वक्त एक दूसरे से तय दूरी बनाए रखें। पुलिस के साथ रेलवे के कई कर्मचारी भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने इन मजदूरों के टिकट देखने के बाद उन्हें ट्रेन में चढ़ने की इजाजत दी। जब सभी मजदूर ट्रेन में बैठ गए तब ट्रेन को वहां से बिहार के लिए रवाना किया गया। ट्रेन के चलने पर वहां मौजूद पुलिस वालों और अधिकारियों ने तालियां बजाईं और मजदूर भी हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। लॉकडाउन के बीच यूपी के मुरादाबाद में चोरी के एक आरोपी की पेट से बांधकर पिटाई की गई। इस दौरान वहां भारी भीड़ भी दिखाई पड़ी और ये बताया गया कि वहां की गोविंद नगर रेलवे लाइन के पास के एक इलाके में लोगों ने एक लड़के को पकड़ लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसे पेट से बांध दिया। इसके बाद वहां मौजूद एक शख्स ने लड़के को पीटना शुरू किया। कुछ देर बाद वहां मौजूद कुछ दूसरे लोगों ने भी पेट से बंधे लड़के की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान बीच बचाव के लिए वहां पहुंचे एक दूसरे शख्स को धक्का देकर हटा दिया गया। इतने में वहां एक और आदमी हाथ में डंडा लिया आया, जिसे लोगों ने वहां से हटाया। काफी देर तक पीटने के बाद लड़का जब बेहोश हो गया तब जाकर लोग वहां से चले। सीरिया के इदलिब में कोरोना वायरस के डर से लोग खंडहर हो चुके अपने मकानों में रहने को मजबूर हैं। वहां पर इस महामारी से अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 45 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। जिसके डर से राहत शिविरों में रह रहे कई लोग वहां से भागकर खंडहरों हो चुके अपने मकानों में रहने के लिए लौट आए। हमले में बर्बाद हो चुके अपने मकानों की लोग मरम्मत करते दिखाई दिए और उन्हें फिर से पहले की तरह संवारते नजर आए। बड़ों के साथ बच्चे भी घरों में पड़े मलबे को कुदाल से हटाते दिखे। राहत शिविरों में लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्हें कोरोना की बीमारी होने का डर सताने लगा और सभी ने अपने घर लौटने का फैसला लिया। लेकिन यहाँ आने पर भी उनकी परेशानी कम नहीं हुई। किसी तरह वो खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर दिखे। इलाके में हर तरफ अब भी बर्बादी की तस्वीरें ही नजर आईं। वहाँ न कोई दुकान दिखाई दी और न ही लोगों को सरकार की ओर से किसी तरह की मदद मिलती नजर आई। लॉकडाउन के बीच देश के कई राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी अनानास की खेती करने वाले कई किसानों की परेशानी बढ़ गई। वहां मजदूरों के नहीं मिलने से फसल की कटाई का काम रुक गया, जिसका असर सिलीगुड़ी में भी दिखा, जहां खेत में कटने के लिए तैयार अनानास की फसल बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। कुछ तैयार फसल तो खेत में ही पड़ी पड़ी सड़ गई और जो कुछ बची उसके भी खराब होने का डर किसानों को सताने लगा। बताया गया कि हमेशा की तरह किसानों ने इस फसल से मुनाफे की उम्मीद की थी, लेकिन लॉकडाउन ने इन्हें मायूस कर दिया। बिकेगा तो कैसे बिकेगा, बाहर नहीं जाता है, गाड़ी उड़ी सब बंद है। बागान में जो अगर काम करेंगे लेबर भी नहीं आता है लॉकडाउन में। किसानों ने बताया कि ज्यादा फायदे की उम्मीद में उन्होंने लोन लेकर अनानास की खेती की थी, लेकिन लॉकडाउन ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी। कोरोना से जंग जीतने के बाद दिल्ली पुलिस में तैनात एक हेड कांस्टेबल जब घर लौटा तो इलाके के लोगों ने उसका स्वागत किया। इस हेड कांस्टेबल को एक दिन पहले अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, जिसके बाद जब वो घर लौटा तो इलाके के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और फूल बरसाकर उसका स्वागत किया। हेड कांस्टेबल के स्वागत में लोगों ने तालियां भी बजाईं और ये तालियां तब तक बजती रहीं जब तक वो अपने घर में नहीं चले गए। इस बीच उसने हाथ जोड़कर लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। यूपी के मुरादाबाद में 14 दिन तक क्वारंटीन रहने के बाद काम पर लौटे कुछ पुलिस वालों और स्वास्थ्य कर्मियों का इलाके के लोगों ने सम्मान किया। ये वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने 15 अप्रैल को पत्थरबाजी की घटना में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन उनमें 5 के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इन पुलिस वालों और स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया।
जो 14 दिन बाद जब ड्यूटी पर लौटे तो वहां के लोगों ने फूल बरसाकर इन स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों का स्वागत किया। ये लोग थाने की तरफ जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाते दिखे, वैसे वैसे मकानों की छतों और बालकनियों से लोग उन पर फूलों की बारिश करते दिखाई दिए। कुछ लोग सड़क पर भी आ गए और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इन पुलिस वालों और स्वास्थ्य कर्मियों का शानदार स्वागत किया। इन लोगों ने उन पर इतने फूल बरसाए कि सड़क पर गुलाब के फूलों की चादर बिछ गई। पूरा स्टाफ वापस आया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसी की खुशी में हमने आज वेलकम किया है। लोगों ने इन पुलिस वालों को शॉल उड़ाकर भी उनका सम्मान किया। साथ ही कोरोना से जारी जंग के बीच अपनी सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें गिफ्ट भी दिए गए। जो कोरोना योद्धा हैं उनको मनोबल बढ़ेगा उनका और उनकी सेवा सही से कर पाएंगे। और ग्रीस की राजधानी एथेंस में कलाकारों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रीस में कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में कलाकारों का काम बंद है और वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इसलिए हाथों में तख्तियां थामे थिएटर, सिनेमा और ओपेरा से जुड़े कई कलाकार राजधानी एथेंस में संसद के बाहर जुटे और सरकार से मदद मांगते नजर आए। मांग उठाने के लिए कलाकारों ने अपनी कला का ही सहारा लिया और अलग अलग लिबास में संसद के बाहर पहुंचे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ग्रीस में मार्च में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था और तभी से वहां थिएटर, सिनेमा हॉल और म्यूजियम बंद पड़े हैं। ऐसे में 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से कलाकार बेरोजगार हैं। कलाकारों का आरोप है कि कोरोना संकट के बीच सरकार ने उनकी मदद के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए, इसलिए वो सरकार से उनकी आर्थिक मदद करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई कि भारत कोरोना बीमारी के चरम पर पहुंचने से बच सकता है। हालांकि इसकी रोकथाम में उन्होंने जनता की भागीदारी को जरूरी बताया। ये भी बात हो सकती है कि अगर हम अग्रेसिवली काम करें, सब लोग मिलके हॉटस्पॉट्स को फोकस करें, सिटीजन और लोग जो हैं वो अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, तो केसेस आस्ता आस्ता खुद कम होने लगे और हमारी पीक इतनी हो ही ना, और या तो हमारी पीक जो है वो कम होना अपने आप ही शुरू हो जाए और एक हमारा पीक जो हम कहते हैं वो ज़्यादातर ना हो। इसके लिए सब लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी सहायक के बाद अब उपराष्ट्रपति के प्रेस सचिव को कोरोना हो गया है। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बैठक के दौरान की। ट्रंप ने कहा कि उपराष्ट्रपति की प्रेस सचिव केटी मिलर कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि व्हाइट हाउस में कुछ स्टाफ ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस में 2 दिन में कोरोना का ये दूसरा मामला है। Tested very recently and tested negative. And then today, I guess, for some reason, she tested positive. So Mike knows about it, and Mike has done what he has to do. But they've taken all of the necessary precautions. I understand Mike has been tested, Vice President, and he tested negative. रियाज नायकू के मारे जाने के बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने नया कमांडर ढूंढना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन रियाज नायकू के किसी करीबी को कमांडर बना सकता है। खबर है कि सैफुल्ला उर्फ औरंगजेब हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर हो सकता है। रियाज नायकू का करीबी सैफुल्ला A++ कैटेगरी का आतंकी है और फिलहाल कश्मीर में सक्रिय है और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी सैफुल्ला की तलाश तेज कर दी। 2 दिन पहले सुरक्षा बल ने रियाज नायकू को एक मुठभेड़ में मार गिराया था। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। तबलीगी जमात के मरकज से जुड़े करीब 30 बैंक खातों को जानकारी जांच एजेंसी के हाथ लगी और उनमें कुछ बैंक खातों को सीज भी कर दिया गया है। मौलाना साद से जुड़े इन खातों में जमा पैसों और विदेशी फंडिंग की जांच की जा रही है। मरकज और ट्रस्ट का मुख्य बैंक अकाउंट पहले ही सीज किया जा चुका है। क्राइम ब्रांच और ईडी दोनों ही इन तमाम बैंक अकाउंट पर नजर बनाए हुए हैं और दोनों एजेंसियां इन बैंक अकाउंट पर अपनी तफ्तीश कर रही हैं। पंजाब से स्पेशल ट्रेन के जरिए यूपी के हरदोई पहुंचे 12 मजदूर कोरोना संदिग्ध मिले, जिन्हें जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया। लॉकडाउन की वजह से पंजाब के अलग अलग शहरों में फंसे करीब 1200 मजदूर अपने गांव लौट आए और हरदोई स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद डॉक्टरों ने एक एक कर सभी लोगों के शरीर का तापमान मापा। जांच के दौरान 12 मजदूरों की तबीयत खराब मिली, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। इनमें से 12 लोग फिलहाल संदिग्ध पाए गए हैं, जिनको कोरोना टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और सभी मजदूरों को एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर खड़ा किया गया।
जांच पूरी होने के बाद सभी मजदूरों को बसों के जरिए उनके घर रवाना कर दिया गया। लंबे वक्त से पंजाब में फंसे ये मजदूर अपने घर लौटकर काफी खुश दिखाई दिए। सरकार को मैं धन्यवाद करती हूँ, हम अपने घर आ गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में डीएम ने लॉकडाउन के बीच सब्जी बेचने वाली एक महिला की सब्जियां खरीद ली। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए डीएम ने कई पुलिस वालों के साथ फ्लैग मार्च किया और तभी उनकी नजर सड़क किनारे सब्जी बेच रहे एक बुजुर्ग पर पड़ी। पुलिस वालों के साथ डीएम उस महिला के पास पहुंचे और पैसे देकर उसके पास मौजूद सब्जियों को खरीद लिया। इतना ही नहीं, डीएम ने कोरोना से बचने के लिए उस महिला को मास्क पहनने के लिए भी सुझाव दिया और सब्जियां खरीदने के बाद डीएम ने उस महिला को घर भेज दिया। रूस के साइबेरिया में जंगलों में लगी आग अब खेतों तक फैल गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। लॉकडाउन के बाद से वहां जंगलों में आग लगने की घटनाओं में 20% की बढ़ोतरी हुई है और तेज हवाओं की वजह से जंगलों में लगी ये आग खेतों तक पहुंच गई। धीरे धीरे इस आग ने खेतों में खड़ी फसल को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये आग इतने बड़े इलाके में फैल गई कि उसकी लपटें दूर से ही उठती दिखाई दी, जबकि खेतों से निकलते धुएं की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। इतना ही नहीं, तेज हवा की वजह से इस आग ने पास के हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने केमिकल की भी मदद ली। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के गाना गाने का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में पीपीई किट पहने एमडीएम अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी हौसला बढ़ाने के लिए गाना गाते नजर आए। कुछ डॉक्टर गाने पर झूमते हुए दिखे। जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है और ऐसे में गाना गाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत कर रहेंगे। मेरठ के बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य विभांशु वशिष्ठ की कोरोना से मौत हो गई। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 25 साल के बीजेपी नेता विभांशु वशिष्ठ की इलाज के दौरान कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई। दिल्ली आने से पहले वो मेरठ मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली लाया गया था। 10 दिन पहले उनके पिता की भी कोरोना से मौत हो गई। यही नहीं, विभांशु वशिष्ठ की मां और भाई भी कोरोना के मरीज हैं। ऐसे में उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं बचा है जिसे अंतिम संस्कार के लिए उनका शव दिया जा सके। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद के डीएम ने नगर निगम का वो आदेश रद्द कर दिया जिसमें गाजियाबाद में रहकर दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के दिल्ली आने जाने पर रोक लगाई गई थी। एक दिन पहले गाजियाबाद नगर निगम की ओर से सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को यह आदेश जारी किया गया था, जिसे कुछ हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर चिपकाकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिल्ली आने जाने पर हाउसिंग सोसाइटी में न घुसने देने की चेतावनी दी गई थी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने डॉक्टरों के संगठन IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें नगर निगम के आदेश को रद्द करके विवाद सुलझाने का दावा किया गया। IMA के RWA, नगर निगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में हम सब ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि हम सब कोरोना की लड़ाई में एकजुट हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम ने 990 ठेले वालों को ही मोहल्लों में घूम घूम कर सब्जी बेचने की इजाजत दी। ऐसा बड़ी संख्या में सब्जी वालों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद किया गया। और नगर निगम ने जिन्हें सब्जी बेचने की मंजूरी दी, उनकी पहचान के लिए उन्हें एक टोपी भी दी। इस टोपी पर नगर निगम से मिली अनुमति का जिक्र दिखा। इसके अलावा निगम से इन्हें मास्क और सैनिटाइजर भी मिला। टोपी दी है, ये सैनिटाइजर दिए, उसके बाद मास्क दिए। बताया गया कि बाजार से लेकर शहर के हर घर तक पहुंच रखने वाले सब्जी वालों के जरिए कोरोना के फैलने के खतरे को प्रशासन ने महसूस किया। सब्जी वालों की मेडिकल जांच के नतीजों से निगम ने इस खतरे को भांप लिया। सब्जी वाले सबसे ज्यादा संख्या के अंदर आ रहे हैं। राजस्थान सरकार टेस्ट करवा रही है। उसके बाद में सब्जी वालों के लगातार पॉजिटिव आने के बाद में जयपुर के अंदर नगर निगम ने अप्रूव कर दिया सब्जी वालों को कि यही लोग जो नगर निगम से अप्रूव है वही सब्जी बेचेंगे। इसके बाद निगम ने सभी 990 ठेले वालों के लिए सब्जी बेचने के इलाके भी तय कर दिए। कानपुर में एक 3 साल की बच्ची के जन्मदिन पर पुलिस वाले केक लेकर बच्ची के घर पहुंचे। बताया गया कि बच्ची के पिता ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके कहा कि उनकी बेटी का जन्मदिन है और वो केक मांग रही है। इसके बाद पुलिस के कुछ जवान गुब्बारे और केक लेकर बच्ची के घर पहुंचे। केक और गुब्बारे देखकर बच्ची भी काफी खुश हुई। पुलिस वालों ने वहीं केक काटकर बच्ची का जन्मदिन मनाया।
पुलिस की इस मदद पर बच्ची के पिता ने सभी का धन्यवाद किया। राजस्थान के अजमेर में फंसे कुछ श्रद्धालुओं को बसों के जरिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए रवाना किया गया। ये सभी लोग मार्च के महीने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे थे, लेकिन लॉकडाउन लागू होने की वजह से घर नहीं लौट पाए। इनकी परेशानी को देखते हुए प्रशासन और दरगाह से जुड़े लोगों ने 8 बसों का इंतजाम किया और 300 से ज्यादा लोगों को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए रवाना कर दिया। इन श्रद्धालुओं का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद लोगों ने तालियां भी बजाईं। श्रद्धालुओं की घर वापसी के वक्त दरगाह से जुड़े लोगों के अलावा प्रशासन के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने घर लौट रहे इन लोगों को रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी सभी इंतजाम किए। इन 8 बसों में से कुछ बसें जो हैं तेलंगाना जाएंगी और कुछ बसें आंध्र प्रदेश में जाएंगी। तो करीब 300-325 लोग आज रवाना हो रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये से नाराज डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रशासन के अधिकारी डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों से बदसलूकी करते हैं, जिसके विरोध में एक अस्पताल के बाहर डॉक्टर का और वहां काम करने वाले दूसरे कर्मचारी काला कपड़ा लहराते दिखे। यही नहीं, विरोध कर रहे कुछ स्वास्थ्य कर्मी काला कपड़ा, काला मास्क और काले जूते तक पहने नजर आए। डॉक्टरों के विरोध का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक अस्पताल के बाहर वहां काम करने वाली कई महिला स्वास्थ्य कर्मी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रदर्शन करती दिखे। विरोध जताने के लिए वहां मौजूद ज्यादातर महिला स्वास्थ्य कर्मी मुंह पर काला मास्क पहने नजर आई, जबकि कुछ महिला स्टाफ काला कपड़ा लहराती दिखी। तो डॉक्टरों का अधिकारियों पर कई आरोप और इसी को लेकर ये जो डॉक्टर्स हैं वो मुंह पर काले मास्क लगाकर या काले कपड़े को लहराते हुए अपना विरोध जताते हुए यहाँ पर नजर आए। स्वास्थ्यकर्मियों का ये विरोध प्रदर्शन। और इसी बीच एक बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा गया कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों से लेकर बंगाल पहुंचाने वाली श्रमिक रेलगाड़ियों को राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है। अमित शाह के मुताबिक ऐसा करना पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के साथ अन्यायपूर्ण होगा। चिट्ठी में लिखा गया कि ये पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को कठिन परिस्थिति में ढकेल सकता है। तो आपको बता दें, ये चिट्ठी जो कि अमित शाह की तरफ से ममता बनर्जी को लिखी गई है और इस चिट्ठी में जो खास बात लिखी गई वो ये कि पश्चिम बंगाल के जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको दूसरे राज्यों से लेकर बंगाल पहुंचाने वाली जो श्रमिक रेलगाड़ियां हैं उसको राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही है। अमित शाह के मुताबिक ऐसा करना पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के साथ अन्यायपूर्ण होगा। चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि ये पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को कठिन परिस्थितियों में ढकेल सकता है। तो आपको बता दें, अमित शाह का दरअसल ये चिट्ठी ममता बनर्जी को। अमित पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, कुल मिलाकर अमित शाह ने जो बात कही है उस पर जवाब कोई आया है ममता बनर्जी या उनके सरकार के किसी मंत्री का? अभी तक फिलहाल जवाब का इंतजार है केंद्र सरकार को, और जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को देश के अलग अलग हिस्सों से उनके गृह राज्य पहुंचाने का काम किया जा रहा था, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल भी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब पश्चिम बंगाल रेलगाड़ियां यहाँ पर पहुंची, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है कि यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में गाड़ियों को एंटर नहीं करने दिया गया, और इसी बाबत से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, और इस पूरी की पूरी दिक्कत का इसमें उल्लेख किया है और कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि प्रवासी मजदूर जो है उनको उनके राज्य पहुंचने दिया जाए।